एग्रीगेट डिमांड भी कम होगा और प्राइस लेवल भी कम हो जाएगा, तो हम इन्फ्लेशन से कहां पर आ जाएंगे, डिफ्लेशन पे। तो ये वाला जो कहलाएगा ये एंटी इन्फ्लेशनरी, यानी कि इन्फ्लेशन के उलट यानी कि डिफ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहलाएगा। तो ये नेम भी इनके आ सकते हैं। अब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, वो कहता है कि एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी means when the central bank wishes to increase the level of aggregate demand within economy। अगर वो इकोनॉमी के अंदर जो है एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना चाहते हैं तो वो कौन सी पॉलिसी लगाएंगे, एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाएंगे। और जब एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाएंगे और वो होगी कौन सी, अगर तो कंट्रोल की जा रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ तो मॉनेटरी पॉलिसी, अगर वो कंट्रोल की जा रही है उसके साथ रेवेन्यू या यानी कि एक्सपेंडिचर के साथ तो फिर कौन सी होगी, फिस्कल। तो अब एक्सपेंशनरी पॉलिसी वो उसके लिए यूज क्या करता है, इकोनॉमिक इससे क्या अचीव करना चाहता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और इक्विलिब्रियम पर लाने की कोशिश करेगा, किसको, बैलेंस ऑफ पेमेंट को। तो इसके लिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर वो बढ़ाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ाने से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देगा, कम कर देगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो मनी सप्लाई के बढ़ने से लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ में चली जाएगी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ जाएगा और हम जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट तक पहुंचना शुरू कर देंगे। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर नंबर 13 का नेम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये पूरा एक चैप्टर है जो हमने इंशाल्लाह कल स्टार्ट करना है। इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसे इक्विलिब्रियम पर लाने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर इसकी डायग्राम बनाते हैं। यहां पर होगा नेशनल इनकम, जिसे हमने जीडीपी का नेम भी दिया था, नेशनल इनकम। और यहां पर होगा जनरल प्राइस लेवल, या प्राइस लेवल भी कह सकते हैं। अब यहां पर एग्रीगेट डिमांड, यहां पर एग्रीगेट सप्लाई, और एग्रीगेट सप्लाई को हम शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई भी कहेंगे। और ये हमारे पास आ जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का कॉन्सेप्ट जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कहलाता है। यहाँ पर प्रोडक्शन पोटेंशियल होगी, यानी कि मैक्सिमम हम इतनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है और इसके अलावा इसे इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं, जहाँ पर शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा, उसे आप इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं। ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा होगा अगर किसी ने नोट्स रीड किए हैं। यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम प्राइस होगी। अब अगर हमने ये बात की है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया है, कम कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम करने से मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जब मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एग्रीगेट डिमांड का कर्व शिफ्ट राइटवर्ड होगा या लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, उसके कर्व को शिफ्ट कर देंगे राइटवर्ड। अब उसका कर्व हो गया शिफ्ट राइटवर्ड, तो ये हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड 1। अब यहाँ पर नया इक्विलिब्रियम बनेगा, तो प्राइस लेवल भी पहले से क्या हो गई है, अप हो गई है, और जीडीपी भी बढ़ गया। ऑब्जेक्टिव उसका क्या था कि एग्रीगेट डिमांड को ग्रोथ में लेके जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ा होगा और कुछ ना कुछ पैसा इकोनॉमी में मजीद आया होगा। लेकिन प्राइस लेवल भी क्या हो गई है, अप हो गई है। तो इसे आप इन्फ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी कह सकते हैं, इन्फ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी कह सकते हैं, या एंटी डिफ्लेशनरी यानी कि इन्फ्लेशन के उलट, या आप इसे कह सकते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शनरी की अगर बात करेंगे तो वो कहते हैं कि ये तब लगाई जाती है जब वो डिक्रीज करना चाहता है एग्रीगेट डिमांड को, तो वो किसकी मदद से करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगा, बूस्ट कर देगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अप होगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। जब मनी सप्लाई कम होगी तो इससे एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। तो एग्रीगेट डिमांड जब कम होगा तो ये डिफ्लेशन होगी और इसे एंटी इन्फ्लेशनरी भी कहा जाएगा, और इसके अलावा इसे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाएगा, और ये इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इन्फ्लेशन को कम करने के लिए क्या करेंगे हम? इन्फ्लेशन को कम करने ओपन मार्केट ऑपरेशन के अकॉर्डिंग बताएंगे। अगर हमें इन्फ्लेशन को कम करना है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम क्या करेंगे कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगी? अगर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को हम बाय करेंगे या सेल करेंगे? सेल करेंगे। अगर बेचेंगे तो वो वाला पैसा इकोनॉमी से निकल के किसके पास चला जाएगा? गवर्नमेंट के पास। तो मनी सप्लाई पहले की निस्बत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड कम और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन अगर हम बाय करेंगे, खरीदेंगे, तो इसका मतलब है कि हमारे वाला गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है, पैसा उसके पास। गवर्नमेंट बाय करेगा तो वो पैसा इकोनॉमी में आएगा। अब वो पैसा अगर इकोनॉमी में आता है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, उससे मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट ये एक्ट कर रही होती है, हम नहीं करते। गवर्नमेंट सेल करेगी, लेकिन गवर्नमेंट के बिहाफ पे सेंट्रल बैंक सेल करेगा, और सेंट्रल बैंक भी क्या करेगा? बाय करेगा। अगर सेंट्रल बैंक सेल करेगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। मींस यहाँ पर अगर हम कहें तो ओपन मार्केट ऑपरेशन से गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को क्या किया जाएगा? सेल किया जाएगा, तो उससे भी इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। ये एमसीक्यू जायके में आया होगा ये वाला। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी के। अब दो तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे इसे मेजर किया जा सकता है, एक क्वालिटेटिव कंट्रोल और एक क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव है तो ये किसी अमाउंट से पता चलेगा, और क्वालिटेटिव में कुछ ना कुछ खसूसियात होंगी जिससे पता चल जाएगा कि अब मनी सप्लाई जो है वो कंट्रोल में है, मनी सप्लाई ज़्यादा हो रही है या कम, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी या कम होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वांटिटेटिव कंट्रोल। तो क्वांटिटेटिव कंट्रोल में सबसे पहला क्या है जी? ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो यही तो हमने लास्ट में पढ़ा था कि ओपन मार्केट ऑपरेशन की मदद से मनी सप्लाई को बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। तो वो कहते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक इन दी ओपन मार्केट। कि सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बाय करेगा या सेल करेगा, तो इससे जो है क्वांटिटेटिव हमें पता चल जाएगा कि मनी सप्लाई में कितना इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया है। तो ये क्वांटिटेटिव है, यानी कि किसी अमाउंट में होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में अगर गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज को क्या कर दे? सेल कर दे। अगर गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज को सेल करता है या सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करेगा, तो मनी सप्लाई बढ़ेगी या कम हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर? अब गवर्नमेंट ने अपनी सिक्योरिटीज सेंट्रल बैंक को कहा कि सेल कर दें, वो सेल हो गई। जब बेची तो गवर्नमेंट के पास वो पैसा आया, सिक्योरिटीज आवाम के पास आ गई, पैसा इकोनॉमी के अंदर क्या हो गया? कम। तो इससे एग्रीगेट डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा। जब एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ज्यादा हो जाएगी या एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मींस अगर एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज आए तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाएगा। और एग्रीगेट डिमांड अगर कम हुआ है, एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हुआ है, तो इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हमने इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया है इसकी मदद से, ओपन मार्केट ऑपरेशन से। तो सेम यही चीज यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट साथ में इसके कंपैरिजन किया कि अगर मनी सप्लाई कम हुई है तो इट्स मींस के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया होगा उस वक्त? ज्यादा। लेकिन हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की मदद से नहीं कर रहे, हम किसकी मदद से कर रहे हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन से। तो यहाँ पर बना ले पिक्चर जिसने बनानी है, वैसे तो ऐसा यही सब कुछ नीचे भी उन्होंने आइडिया अपने बना के दिया हुआ यहाँ कि सेल करेंगे सिक्योरिटीज को, तो ये बोर्ड बाय कमर्शियल बैंक। तो इससे जो है कैश क्या हो जाएगा? कम। रिजर्व रेशियो कम हो जाएगी, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा तो मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो इट्स मींस कि मनी सप्लाई क्या हो रही होगी? कम। इससे एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगा? कम। तो एग्रीगेट डिमांड होगा कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, उसे क्या कर लेंगे? कंट्रोल में ले। तो ये सारी चीजें नीचे बताइए।
सर इन्फ्लेशन कम किस सेंस में होते हैं, कभी प्राइस नीचे तो जाती ही नहीं है। तो जनरल प्राइस लेवल से नीचे तो नहीं आएंगी ना, लेकिन जहाँ पहले होती है उससे कम होती हैं कीमतें। अब पेट्रोल बढ़ रहा है तो आप पेट्रोल तो देखेंगे, इसके अलावा मार्केट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो पहले 180 की या 170 की, कहीं ना कहीं पे इफेक्ट पड़ा है ना। क्या ऐसा होता है या नहीं होता? ओवरऑल मार्केट में प्राइस आपको ज्यादा दिखेगी, महंगाई दिखेगी, क्योंकि जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो तो बहुत रेयर केसेस में कम करते हैं, लेकिन बाकी कीमतें कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनकी कीमतें कम कर दी जाती हैं। तो वो कम कब होती हैं? जब मार्केट कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे या गवर्नमेंट कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे कि उन्हें सस्ते दामों में बेचना पड़ता है। अब आपने अक्सर देखा है कि बल्कि अक्सर क्या, आप तो एड्स में आ रहा है 11 की सेल, कीमतें कम हो गई हैं तो वो सेल क्या खुशी से लगाते हैं, नहीं उनकी प्रोडक्ट तो पहले भी बिक्री होती है, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है कि टेक्नोलॉजी पहले से बढ़ गई है, अब पुरानी टेक्नोलॉजी वाले लोग चीज़ें जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो उसके ऊपर सेल लगा के कम कीमत में उसे निकाल रहे हैं, तो कीमत तो कम हुई है। नो डाउट हम ये कहते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि पहले अगर लेट सपोज अभी ऑडियोनिक के ऊपर सेल लगी हुई है तो जिसमें एक ईयरबड्स की कीमत कितनी है 21,000, उसे क्रॉस करके उसे पहले कितना किया गया 14,000, ये सेल एक टाइम तक लगी, फिर उसे क्रॉस करके अब उसके ऊपर कितनी सेल है 7,900, मींस के 8,000 के बराबर ये ईयरबड्स आपको मिल रहे हैं। तो अब इसकी कीमत असल में कितनी थी 21,000, नहीं भी असल में 21,000 थी, तो आप किसी और के साथ कंपैरिजन करके देख लें, जीरो के ऊपर इनकी 18,000 है उन्हीं ईयरबड्स की, तो अब वो 18,000 के ऊपर जीरो के ऊपर उन्होंने सेल लगाई है, वो कितने के दे रहे हैं जी, वो 11,000 के दे रहे हैं। तो चले हम ये भी छोड़ दें कि इनकी 21,000 नहीं 14,000 की कीमत थी, 10 तो थी, 10 से तो कम हो गई, 8 पे आ गई। लेकिन अगर इनमें फंक्शंस देखेंगे, किसी के पास अगर किसी ने परचेज किए हैं तो उसको आइडिया होगा कि 805 है ईयरबड्स 805 ऑडियोनिक के, तो उसकी स्क्रीन पे ही उसका सारा कंट्रोल है, मींस अपने मोबाइल को भी अपने कैमरा को आप सब कुछ ईयरबड्स के वो केस से आप सारा कंट्रोल कर रहे होंगे। आपने यूट्यूब है वहां से कर लेंगे, अगर आपने कोई सॉन्ग प्ले करने हैं तो वो ईयरबड्स के केस के कवर से आप वहां से प्ले कर लेंगे, मोबाइल निकालने की जरूरत नहीं है। तो उसके अंदर आप ईयरबड्स के अंदर भी 100 सॉन्ग से रिकॉर्ड मतलब स्टोर कर सकते हैं और बगैर मोबाइल के आप उन्हें सुन भी सकते हैं। तो ये उसके अंदर ये फंक्शन है, तो उसकी कीमत रियल में वैसे 18,000 थी, वो बढ़ा के उन्होंने 21 करके फिर उसके ऊपर डिस्काउंट लगाया, क्योंकि जब मैंने ऑर्डर किया था तो 18,000 था, अब मुझे दुख हो रहा है 11 की सेल लगी, वो पड़े हुए मींस अगर कोई देखना चाहे तो मैं कल ले आऊंगा, उसकी स्क्रीन पे सारा कंट्रोल है उससे। जैसे जीरो की वॉच होती है, तो जीरो की वॉच पे आप अगर देखते हैं तो वो सारा कंट्रोल मोबाइल पे उसके ऊपर है, वो सारे फंक्शन नहीं होते, जितनी महंगी लेते जाएंगे उतने उसके अंदर कंट्रोल भी ज्यादा आते जाएंगे। उसके बाद है रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब रिजर्व रिक्वायरमेंट हमने ये कंट्रोल मनी सप्लाई के अंदर भी पढ़ा था, जब हमने मनी सप्लाई का टॉपिक पढ़ा था तो रिजर्व कंट्रोल उसके अंदर रिजर्व रिक्वायरमेंट भी थी, रिजर्व रेशो भी था। अब रिजर्व रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी आप इसे देख सकते हैं कि मनी सप्लाई में क्वांटिटेटिव कितना फर्क पड़ा है। तो अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट पहले की निस्बत बढ़ा दिया जाए, रिजर्व रिक्वायरमेंट सेंट्रल बैंक ने पहले की निस्बत क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ाया है, तो जब रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ गई है तो मनी सप्लाई या क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगी या कम होगी, कम हो जाएगी। जब क्रेडिट क्रिएशन कम हो गई तो क्या जितना लोन पहले देते थे लोगों को उतना लोन प्रोवाइड कर पाएंगे, नहीं, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। जब मनी सप्लाई कम है तो फिर इसका मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उस वक्त क्या होगा, ज्यादा। एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, कम, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो यहाँ पर यही चीज एबिलिटी लोन कम देंगे, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रेट्स बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो यही सारी चीजें, लेकिन ये कहीं से भी लिंक करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इनसे यहाँ से ये पूछ सकता है, बताएं कि रिजर्व रिक्वायरमेंट पहले से ज्यादा हो गई तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी या कम होगी। आप कहेंगे अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट पहले से बढ़ गई, क्रेडिट क्रिएशन कम, पैसा कम मिलेगा, जब पैसा कम मिलेगा फिर इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी कम होगा, क्योंकि उसका एक कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट है, और अगर उसके किसी भी कंपोनेंट में डिक्रीज आए तो एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो जाएगा। अगर डिक्रीज हो जाए तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी
करना पड़ेगी आगे। इसके बाद है डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट पॉलिसी है सिंपल। आप अगर डिस्काउंट रेट की बात करें या एक्सचेंज रेट की बात करें तो सिंपल ये बात है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो डिस्काउंट रेट है इसका मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि बैंक का रेट वो पहले की निस्बत बढ़ा देता है, अगर वो रेट, ये डिस्काउंट रेट को हम सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। ये डिस्काउंट की वजह से माइंड में ये ना है कि कम हो गया। डिस्काउंट रेट का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया इट्स मींस कि मनी सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है तो भाई सावधान है, जब आप लोन लेंगे तो आपको अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो अब आप उतनी अमाउंट बोरो नहीं करेंगे, आप पहले की निस्बत अमाउंट क्या करेंगे, कम बोरो करेंगे, तो उससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। तो अगर मनी सप्लाई कम है तो इट्स मींस के रेट क्या होगा, ज्यादा। तो यही बात है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा और एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, कम। इन्फ्लेशन कंट्रोल। तो यही चीज सारी नीचे दी गई है। फिर एक्सचेंज रेट से, तो एक्सचेंज रेट में भी अगर वो बाकी करेंसी मुल्क के साथ, ममालिक के साथ अगर अपने करेंसी को एक्सचेंज करना चाहते हैं या कंपैरिजन करना चाहते हैं तो वो कहता है कि सेंट्रल बैंक कैन बाय और सेल फॉरेन करेंसी टू इंश्योर दैट एक्सचेंज रेट डज नॉट एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमी। अगर वो अपने एक्सचेंज रेट को कम या ज्यादा करेगा तो ये जस्ट इसलिए कम या ज्यादा करेगा एक्सचेंज रेट को कि बाहर के ममालिक की करेंसी को क्या कर सके, कन्वर्ट कर सके या परचेज कर सके। तो उस वक्त भी जो मनी सप्लाई पे इफेक्ट आएगा क्या वो क्वांटिटेटिव होगा या क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव को मेजर किया जा सकता होगा कि कितना फर्क पड़ा है। तो